नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्रा अपने वादे के अनुसार, जैसा कि मैं पहले भी टाइमलाइन पे डाल के रखा था कि आज भी आपसे सीधे मुलाकात होगी, आपसे सीधे संवाद होगा, सो आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। मेरे दोस्तों, विषय बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर विषय है आज का, जिस पर मैं आपसे संवाद करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, आपके सामने वो बातें रखूंगा मेरे दोस्तों। और हो सकता है इतना गंभीर विषय आपको बोर लगे, उबाऊ लगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे धैर्य से सुने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमेशा जैसा कि मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप जुड़ें तो जुड़ते ही अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें, फिर उसके बाद दूसरे भी जिससे आपकी टाइमलाइन से आगे बढ़ा सकें। दूसरी बात, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और मेरे दोस्त, हमेशा से जो कहता हूं कि बहुत कम सीमित साधन हैं जिसके जरिए आप और हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, या सामाजिक बातें या सामाजिक समस्याओं पर बहस कर सकते हैं, एक दूसरे की सोच को आपस में बांट सकते हैं। ये बहुत कम साधन बचे हुए हैं, लेकिन जो साधन बचे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जब तक बचा हुआ है। ये भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी निगाह इस पर नरेंद्र मोदी की पड़ चुकी है। इसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसे भी जैसे विवादित मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेगा, बहुत ज़्यादा फैलाया जाएगा। अगर आप हिंदू मुसलमान के बारे में बात करेंगे, सांप्रदायिकता के बारे में बात करेंगे, अगर इन मुद्दों पर बात करेंगे तो आप चाहे विरोध में करें या पक्ष में करें, दोनों स्थितियों में इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। मेरे मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध है कि वो इसे गंभीरता से समझें और बारीकी से पकड़ें कि अगर कोई आपके पक्ष में यानी मुसलमानों के पक्ष में बोल रहा है तो भी उसे बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्त, वो आपके पक्ष में नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि आईटी सेल, गोदी मीडिया, मोदी का आईटी सेल, वो चाहता है कि पूरा देश एकमात्र एक विषय पर बात करे, और वो विषय हो सांप्रदायिकता। पूरा देश एकमात्र एक विषय पर चर्चा करे, और वो विषय हो हिंदू और मुसलमान का विषय। पूरा देश एक विषय पर बात करे, जैसे अजान की बात, लाउड स्पीकर की बात, या मस्जिद की बात, मंदिर की बात। ये सारी बातें बीजेपी और मोदी आईटी सेल को सूट करता है, वो चाहते हैं। और वो उनके पक्ष में आप बात करो या उनके विरोध में बात करो, दोनों को वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। ये ऐसा इसलिए चाहते हैं मेरे दोस्त कि इस पर जब आप बात करते रहेंगे तो खुद आप भी उनके विषय पर बात करेंगे जो वो तय किए हैं, और जो सुनेंगे वो भी उसी विषय पर रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं जो आपको बताना चाहता हूं ये कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस और ये पूरा गिरोह पूरी ताकत लगाकर पूरे देश को मात्र एक सूत्र पर खड़े रखना चाहता है, एक अखाड़े में रखना चाहता है, एक अखाड़े में कुश्ती लड़ना चाहता है, और वो अखाड़ा है सांप्रदायिकता।
वो घेर घेर कर, जैसे किसी भी मुद्दे पर आप बात करो, अगर आप बात करोगे गरीबी की तो वो सांप्रदायिकता की बात करेंगे, आप बात करोगे बेरोजगारी की वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप बात करोगे भूखमरी की, महंगाई की, तो वो मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे, आप बात करोगे फैल रहे बलात्कार की, दुराचार की, दुर्व्यवहार की या हो रही ज्यादती की, तो वो सीधा आपको ले जाएंगे अजान पे, लाउडस्पीकर पे, हलाला पे, झटका पे, स्कार्फ पे। कहने का अर्थ यह है कि वो पूरे देश को एकमात्र एक मुद्दे पर घेर कर रखना चाहते हैं। ना वो खुद बाहर निकलना चाहते हैं उस अखाड़े से, ना आपको बाहर निकलने देना चाहते हैं। और मैं देखता हूं मेरे दोस्त कि वो ज्यादातर टाइम अपनी योजनाओं में सफल होते हैं। मैं देखता हूं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवादी सोच वाले व्यक्ति, राष्ट्रवाद के पर बात करने वाले लोग, वो भी घूम फिरकर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बात करने लगते हैं। आप जानते हैं, जब वो एक मुद्दा तय करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने इस समय लाउड स्पीकर की बात पूरे देश में छेड़ रखी है, तो उनका इरादा है कि आप लाउड स्पीकर पे बात करो, आप अजान पे बात करो, यानी घुमा फिराकर आप हिंदू मुसलमान पे बात करो और कोई बात मत करो। कहने का अर्थ यह है, आप देख करके देखिए, आपको याद होगा, अगर आप मतलब गांव में कुश्ती वगैरह लड़ते रहे होंगे, पहलवानों का पहलवानी कर किए होंगे कुछ लोग, या नहीं किए हैं तो भी मैं बता दूं कि जो कमजोर पहलवान होता था ना, वो भाग भाग कर बाहर आ जाता था, वो अखाड़े में लड़ता ही नहीं था, उसको घसीट कर लाना पड़ता था। आज देश की समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी। उस पर जब आप घसीट करके इनको ले जाओगे लड़ने के लिए, तो ये भाग के बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि अजान की बात, लाउड स्पीकर की बात, हलाला की बात, वो झटका की बात, हलाल की बात, झटका की बात, इन पर बात, मतलब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बात करना, मतलब आपको घसीट कर लेके आएंगे अखाड़े से बाहर, आपको उस मुद्दे पर नहीं रहने देंगे और जाने अनजाने आप उनकी चाल में फंस जाते हैं और आप भी बाहर आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं उसी मुद्दे पर। मेरे दोस्त, इसीलिए आज एक गंभीर विषय पर मैं आपसे वार्ता करने के लिए करना चाहता हूं, और वो विषय है कि भारत की दुखती रग, आखिर इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है, ये कैसे खत्म होगा, कैसे इनके अत्याचारों को, इनके पापों को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है। इस बारे में आप भी सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं। मेरे दोस्त सुनिए, भारत की दुखती रग है। भारत की दुखती रग क्या है? पूरे भारत की बात कर रहा हूं, भारतवासियों की बात कर रहा हूं। भारत की दुखती रग है मूढ़ सांप्रदायिकता, यानी मूर्खतापूर्ण सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी शुद्ध नहीं, मूर्खतापूर्ण सांप्रदायिकता, मूढ़ सांप्रदायिकता, अर्थात हिंदू मुसलमान, जिस पर पांव रख करके मोदी और आरएसएस अपने पाप का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। यानी मोदी और आरएसएस और मोदी के पाप का साम्राज्य भारत की उस दुखती रग अर्थात मूढ़ सांप्रदायिकता अर्थात हिंदू मुसलमान का मुद्दा, इस दुखती रग पर पांव रख करके आरएसएस और नरेंद्र मोदी अपने पाप का साम्राज्य खड़ा कर रखा है।
और सारे देश को वही घेर कर रखना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहता। क्योंकि जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी आरएसएस या उनके गिरोह के लोग शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू के समान हैं। वो तब तक सुरक्षित हैं जब तक शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं। आप उनको बाहर कैसे निकालोगे? आप सोच के बताओ। जैसे ही आप उनको बाहर निकालने की कोशिश करोगे, वो आपको गलत साबित करने लगेंगे, पूरा देश आपके पर चिल्लाने लगेगा, क्योंकि धर्मांधता लोगों में है और वो सब में है, सभी संप्रदाय में है, सभी समुदाय में है। तो मेरे दोस्त, उस दुखती रग पर पांव रख करके नरेंद्र मोदी और आरएसएस अपने साम्राज्य को खड़ा कर रखा है। लेकिन मोदी की दुखती रग क्या है? अगर आप चाहते हैं मोदी से निजात पाना, अगर आप चाहते हैं कि मोदी के अत्याचार पाप से निजात मिले, आपको आप बाहर आ सकें, तो आपके पास क्या रास्ता है? तो मोदी की दुखती रग क्या है? मोदी की दुखती रग है पूंजीवाद। माने भारतीय जनता पार्टी अमीरों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजी के पतियों के हितों की बात करने वाली सरकार है। यह उनकी दुखती रग है। मोदी की दुखती रग है पूंजीवाद, अर्थात अडानी अंबानी जैसे चोरवाद। माने अडानी अंबानी जैसे चोरों का वाद, यानी उनके साथ खड़ी है आपकी सरकार। सबका साथ और सबका विकास अडानी अंबानी तक सीमित है और वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। आपने इतने दिनों में देखा है। तो दोस्तों, अर्थात गुजरात का मिथ्यावाद, मिथ्या गुजरातवाद का अर्थ अब ऐसे बता सकते हैं मेरे दोस्त कि गुजरात मॉडल का डंका बजा करके नरेंद्र मोदी लोगों को मूर्ख बनाने में, बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे, लोगों को भ्रम में डाल करके वोट लिया। इसे मिथ्यावाद कहते हैं। मिथ्या गुजरातवाद, झूठा गुजरातवाद। तो इससे निपटोगे कैसे? पूरे देश की अगर दुखती रग है सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, जिसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, तो आप उनसे लड़ने के लिए बचोगे कैसे? जब आप उनकी दुखती रग पर आप हाथ रखोगे, आप पांव रखोगे, तब उससे बच सकते हो, उसे जीत सकते हो, उसे परास्त कर सकते हो। और उनकी दुखती रग है गुजरात का छद्म गुजरातवाद, यानी मिथ्या गुजरातवाद, यानी झूठ गुजरातवाद। वो गुजरात का भी भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजराती भाइयों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गुजरात को महान बनाने में लगे हुए हैं, गुजरात को कहीं से कहीं पहुंचाने में लगे हुए हैं। वो गुजरातवाद, मिथ्या गुजरातवाद। लेकिन वो वाद कर रहे हैं किसका? चोर गुजरातियों के साथ खड़े हैं। सभी गुजरातियों के साथ नहीं, और ना ही पूरे गुजरात के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी। चोर गुजरातियों के साथ खड़े हैं। अडानी अंबानी जैसे, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे, वगैरह वगैरह, आप जानते हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसे, यानी चोर गुजरातियों के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं।
उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं गुजरातवाद कर रहा हूं, गुजरात को आगे लेके जा रहा हूं, गुजरात को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं गुजरात से हूं और गुजरात से होने के नाते मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना हूं तो गुजरात को इतना आगे ले जा रहा हूं। ये सिर्फ दिखाने के लिए। धोखा वो पूरे देश को भी दे रहे हैं, धोखा वो गुजरातियों को भी दे रहे हैं। आम गुजरातियों की बात कर रहा हूं, धोखा वो गुजरातियों को भी दे रहे हैं। मात्र कुछ चोर गुजरातियों के हितों में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे चोर गुजरातियों के लिए। और ऐसे बहुत से हैं, ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी दो हैं, वो 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, लेकिन जितने चोर हैं वो सारे गुजरात से ही हैं और उन्हीं के आगे पीछे सराउंडेड नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ये उनकी दुखती रग है। तो आज का मेरा संदेश, मेरे दोस्तों, आज का मेरा संदेश है कि राष्ट्रवादी पार्टियों, जो पार्टियां अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं और एनडीए से अदर देन एनडीए, जो मोदी या मोदी गैंग के साथ खड़े हैं, उनको छोड़ करके अदर देन एनडीए जो भी पार्टी भारत में है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो केंद्रीय पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, सभी की बात कर रहा हूं। तो राष्ट्रवादी पार्टियों, नेताओं और पत्रकारों के नाम आज का मेरा लाइव है, आज का मेरा संदेश उनके लिए है। आज मैं और ये सभी भाइयों को मैं कहता हूं जो सत्य राष्ट्रवादी हैं, सचमुच राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, चिंतित हैं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, राष्ट्र को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, ये लाइव उनके लिए है, संदेश उनके लिए है। और संदेश क्या है मेरे दोस्तों? संदेश सीधा सीधा यही है कि नरेंद्र मोदी महंगाई के पिच पर कभी आपसे युद्ध नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठ बोलते हैं और उनके झूठ पर अब भी आप बहस नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी से यह नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी, आपने 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहा था तो झूठ था या सच? लेकिन आज तो आप महंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के झूठ पर भी देश के कुछ लोग खुश हैं, उनके झूठ पर सवाल भी नहीं करना चाहते। आप भी उनके झूठ पर मत जाइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके झूठ पर बहस करें। नरेंद्र मोदी इसीलिए जानबूझ करके बीच बीच में सगुफे छोड़ते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं या उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं, इसलिए कि आप बस उसी पर बात करें। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के झूठ की बात, नरेंद्र मोदी ने काले धन के लिए क्या कहा था? लाएंगे 15-15, 20-20 लाख सबको मिलेगा, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे, एफडीआई भारत में नहीं आएगी, एफडीआई आएगी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरे देश के लोग भूखे मर जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बातें हैं। आधार कार्ड आएगा तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा, जीएसटी आएगी कभी सफल नहीं होगी। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने कहा था। लेकिन क्या आज उस बात को कोई पूछ सकता है नरेंद्र मोदी से कि ये आपने झूठ बोला था या सच? और आज उन बातों पर बहस ही नहीं, बात ही नहीं। यानी नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जानबूझकर झूठ बोलते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं कि हां मैं झूठ बोलता हूं।
नरेंद्र मोदी आज अगर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो नरेंद्र मोदी को हर बात माननी पड़ेगी कि वो बक्कार हैं, वो झूठे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो सांप्रदायिकता बिगाड़ने वाले, देश में दंगा कराने वाले हैं, वो दंगों की राजनीति करने वाले हैं। माने सारी जो बात कहेंगे उनको मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। और जानते हैं इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सीधे आपके सवालों के सामने नरेंद्र मोदी नहीं आना चाहते, नहीं आते। ये मैं राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए ये मेरा संदेश है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे देशवासी या जो भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलें, उस पर बहस मत करो। नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे वो झूठ, नरेंद्र मोदी सच बोलते ही नहीं। तो उस पर बहस करके, उस पर लाइव डिबेट करके, उस पर आप प्राइम टाइम में मुद्दे उठा करके अपना समय और पूरे देश का समय नुकसान करोगे। नेताओं से भी ये बात है, राष्ट्रवादी लोगों से भी ये बात है और राष्ट्रवादी पत्रकारों से भी ये बात है। तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी बात नरेंद्र मोदी करें, गोदी मीडिया वो लगा रखा है, उनका अपना आईटी सेल है, वो तो करेगा ही, वो तो फैलाएगा ही। लेकिन अगर आप अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, मैं सभी पत्रकारों से, सभी राजनेताओं से, सभी पार्टियों से कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जैसे 2 दिन से देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के एक, वो भी अभी कार्यकर्ता ही हैं, राहुल गांधी, कहीं शादी में नेपाल चले गए, तो गोदी मीडिया और आईटी सेल उसको मुद्दा बना दिया। पूरा कांग्रेस ये सफाई देने में लग गया कि नहीं, राहुल गांधी कुछ गलत नहीं किए, एक शादी समारोह में गए थे। अब ये साबित करने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मेरे दोस्त, जब इस देश को पता है कि नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठा है, जब नरेंद्र मोदी झूठा है तो उसका आईटी सेल और उसकी गोदी मीडिया यानी अडानी अंबानी की मीडिया सच कहां से होगी? वो भी झूठ ही बोलेगी। तो जब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उस पर बहस क्यों कर रहे हो? उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? उस पर सफाई क्यों दे रहे हो? अगर नरेंद्र मोदी और आईटी सेल और गोदी मीडिया यह कहे कि राहुल गांधी ने दूसरी शादी कर ली, एक शादी कर ली, या राहुल गांधी देश छोड़कर भाग गए, या राहुल गांधी, मतलब जो भी बोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, तो अनर्गल ही। जो भी बोलें, जैसे एक झूठ बोला तो जो भी बोलेंगे झूठ और अनर्गल, तथ्यहीन। और जब आप जानते हो तो उस पर बहस क्यों करते हो? सफाई क्यों देते हो? सफाई में पूरे देश को क्यों लगा देते हो? पूरी एनर्जी क्यों लगा देते हो? यह संदेश मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, आपके लिए भी है, सपा के लिए भी है, बसपा के लिए भी है, दूसरी सारी पार्टियों के लिए भी है। आप सफाई देने में क्यों जाते हो? सफाई मत दो। वो बोलते हैं राहुल गांधी पब में हैं तो हाँ हैं, राहुल गांधी डांस कर रहे हैं तो हाँ हैं, राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ बैठे तो हैं। बोलो ही मत, उनका जवाब ही मत दो। जो आदमी सर से पांव तक झूठा है तो उसकी टीम झूठी है, उसकी गोदी मीडिया झूठी है, प्रचार तंत्र झूठा है, सफाई क्यों देते हो? जो मैंने इतने दिनों से देख रहा हूं
वो झूठ बोल करके आपको झूठ के पीछे लगा देते हैं। जैसे एक चोर होता है, चोर चोरी करता है और चोरी करके लेके भागता है। भागते समय वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, कहीं उंगली दिखा करके। पूरी जनता उधर भाग जाएगी और वो इधर से निकल जाएगा। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, उनका आईटी सेल, अडानी अंबानी, उनकी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सब यही करते हैं। ये करते हैं धोखा, गद्दारी, देशद्रोह, और उसको छुपाने के लिए कुछ और झूठ बोल देते हैं और उस झूठ के पीछे ललकार देते हैं और सब पूरा देश उसके पीछे लग जाता है। मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त कि 2 दिनों से, आज का मेरा संदेश यही है, 2 दिनों से कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी की सफाई देने में लगी हुई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और मोदी के आईटी सेल का जवाब देने का अर्थ क्या है? मूर्खता। पूरी दुनिया अब जान चुकी, पूरा देश जानता है, पूरा सब जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो जवाब क्यों दे रहे हो? और अगर आप समझते हो नरेंद्र मोदी, आप जानते हो नरेंद्र मोदी के समर्थक, मेरी सीधी बातचीत की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहता हूं, जानता हूं, उनको भी देखता हूं, उनको भी सुनता हूं, वो भी ये कहते हैं मोदी झूठ बोलता है, सर से पांव तक झूठा है। वो जानते हैं। फिर हम पूछते हैं, भाई तो समर्थन में क्यों खड़े हो, उनके साथ क्यों हो? अरे तो क्या करें, हम अपनी विधायकी छोड़ दें, अपना संसदीय पद छोड़ दें, मंत्री पद छोड़ दें, क्या करें बताओ आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, हर आदमी, बड़े से बड़ा नेता, हर आदमी ये जानता है कि मोदी सर से पांव तक झूठा है। हर आदमी जानता है कि मोदी गलत कर रहा है। हर आदमी ये जानता है कि पूरा देश बेचकर मोदी अडानी अंबानी की जेब भर रहा है। हर आदमी ये जानता है कि मोदी को अडानी अंबानी डायरेक्ट कर रहे हैं या चला रहे हैं। भारत का सूडो प्रधानमंत्री अगर कोई है तो अडानी अंबानी है। हर आदमी जानता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है और मानता है। कर क्या सकता है? मैंने कल कहा था मेरे दोस्त कि क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं करता। भाई वो मंत्री है, अपना मंत्री पद क्यों छोड़े? सांसद है, अपना सांसदीय पद क्यों छोड़े? पेंशन मिलेगा, खाएगा, आयश करेगा। कहने का अर्थ मेरे दोस्त यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये जानते हैं कि यह आदमी गलत है, मोदी की बात कर रहा हूं, मोदी को ये जानते हैं कि आदमी गलत है, लेकिन हमारे फायदे का काम कर रहा है। यानी इतना फंड कभी भी आरएसएस को नहीं मिला था इतिहास काल में। जब से आरएसएस का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक आरएसएस को इतना फंड कभी नहीं मिला था। तो जब इतना फंड मिल रहा है तो आरएसएस मोदी का विरोध क्यों करेगा? लोग चोर होते हुए भी, लोग डाकू होते हुए भी, कातिल होते हुए भी, फ्रॉड होते हुए भी, रेपिस्ट होते हुए भी चुनाव जीत जा रहे हैं मोदी के नाम पे, मोदी की ठगी के षड्यंत्र से, मोदी के षड्यंत्र से। तो लोग विरोध क्यों करेंगे मेरे भाई? उनका तो फायदा हो रहा है। उदाहरण के लिए, जिस नेता को लखीमपुर खीरी में घुसने नहीं दिया गया वो वहां से जीत गया, मतलब बिना वोट मांगे मिल गया। मिला कैसे? ईवीएम से। तो जैसे भी मिला वो जीत गया, उसका फायदा हुआ। वो अपना फायदा देखेगा कि विरोध करेगा, विरोध करके अपने घर जाके बिठा दिया जाएगा, उसको घर भेज दिया जाएगा। क्यों विरोध करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे
राष्ट्रवादी पत्रकार, मेरे राष्ट्रवादी पार्टी के नेता, पार्टी जो भी है देश में, सभी लोगों से मेरा यह कहना है कि मोदी के छल में, मोदी के जाल में, मोदी के झूठ में, मोदी की मक्कारी में आप ना फंसें। तो आप क्या करें? आपका बड़ा गंभीर सवाल होगा। यही गंभीर सवाल है कि फिर तब आप क्या करें अगर ना ऐसा करें। मैंने कहा कि मोदी की दुखती रग पर पांव रखो, जैसे वो पूरे देश की दुखती रग पर पांव रख करके और डर दिखा करके, पूरे देश को डरा करके प्रधानमंत्री बन गया, पूरे देश को डरा करके बार बार चुनाव जीत रहा है, पूरे देश को धमका करके, डरा करके राजनीति कर रहा है। आप भी उसकी दुखती रग पर पांव रखो। पूरे देश की पार्टियों से कह रहा हूं, पूरे देश के नेताओं से कह रहा हूं, पूरे देश के पत्रकारों से कह रहा हूं, आप भी उसकी दुखती रग पर पांव रखो। उसकी दुखती रग क्या है? उसकी दुखती रग है अडानी और अंबानी। वो देश को अडानी अंबानी के लिए बेच दे रहा है, तो उसकी बात करो ना। आज अगर देश बेरोजगार है, बेरोजगारी अपनी चरम पे पहुंच गई है, तो क्यों? अडानी अंबानी के कारण। अगर आज देश में महंगाई अपने चरम सीमा को पार कर चुकी है, तो अडानी अंबानी के कारण, खुल करके अडानी अंबानी का सपोर्ट करने के कारण, पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश का पैसा बैंकों में डलवाकर अडानी अंबानी से लुटवाने के कारण। आप किस पर प्रहार करो, आप किस पर पांव रखो? आप अडानी अंबानी पर पांव रखो, आप अडानी अंबानी पर मुद्दा बनाओ। आप अडानी अंबानी पर चुप क्यों रह जाते हो? उस पर डिबेट क्यों नहीं, उससे अलग क्यों हट जाते हो? मैं बड़े पत्रकारों को देख रहा हूं, मैं रवीश कुमार को भी देख कुछ पत्रकारों को मैं फॉलो करता हूं और वॉच करता हूं। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, प्रज्ञा, साक्षी जोशी और अविशार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी, ऐसे अविशार शर्मा, ऐसे लोगों को, इन लोगों को जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अजीत अंजुम जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और राष्ट्र की बात करते भी हैं, लेकिन उनको भी मैं देखता हूं कि बह जाते हैं, मुद्दों से हट जाते हैं, वो बातें करने लगते हैं जो गोदी मीडिया और जो नरेंद्र मोदी का आईटी सेल डायरेक्ट करता है, उस मुद्दों पर चले जाते हैं, उस मुद्दों पर बहस करते हैं, उस मुद्दों पर बात करने लगते हैं। आखिर क्यों? ऐसा कैसे होता है? वो भी साजिश में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए उनके लिए मेरा संदेश है, मैंने जिसका नाम लिया, जैसे रवीश कुमार हुए, ये सब हुए, वैसे ये लोग भी गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जाल में, नरेंद्र मोदी के झूठ में, उनके आईटी सेल के झूठ में, मक्कारी में फंस करके उधर बहक जाते हैं। वो महंगाई से हट जाते हैं, वो बेरोजगारी से हट जाते हैं, वो गरीबी से हट जाते हैं, वो भूखमरी से हट जाते हैं, वो बलात्कार जैसे अपराधों से हट जाते हैं, देशद्रोह से हट जाते हैं। आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस एक बलात्कार महिला, जिस पर बलात्कार हुआ, और वो भी नाबालिग 13 साल की, जिस पर बलात्कार हुआ, वो बलात्कार की शिकायत लेकर के थाने गई, तो थाने का एसएचओ ही बलात्कार कर डाला फिर से। सोचो, कुछ नहीं होगा, कोई बुलडोजर उसके घर पे चलने वाला नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जब कुलदीप सेंगर का कुछ नहीं हुआ, जब चिन्मयानंद का कुछ नहीं हुआ, जब सीधे सीधे पब्लिक में आकर बलात्कार की धमकी देने वाले
कौन सा हनुमानगिरी कौनगिरी है, उनका कुछ नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा, आप कोई उम्मीद मत रखो, लेकिन आप मुद्दे से भटको भी मत, आप मुद्दे पर रहो। मैं देशवासियों से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रवादियों से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी पत्रकारों से कह रहा हूं कि आप भी मुद्दे से हटकर उनके बहकावे में, उनकी लाइन पे चले जाते हैं, उनके अखाड़े में चले जाते हैं। सांप्रदायिकता के अखाड़े का धुरंधर पहलवान है नरेंद्र मोदी, उसको कभी आप पटक नहीं सकते, कभी पछाड़ नहीं सकते सांप्रदायिकता के अखाड़े में। आप हिंदू मुसलमानों, मैं देखता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके वेबसाइट को, उसके फेसबुक को, उसमें बहुत से हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे डाले जाते हैं और घटनाएं डाली जाती हैं, पॉजिटिव घटनाएं, जिससे लोगों में, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरा सीधा कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि उन मुद्दों पर बात ही मत करो जिस अखाड़े का एक खतरनाक पहलवान, पूरा देश एक साथ मिलकर के, पूरा देश एक साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी को नहीं पछाड़ सकता सांप्रदायिकता के अखाड़े में, क्योंकि वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू है। कैसे मारोगे, कैसे चप्पल चलाओगे? बिच्छू को तो चप्पल से भी मारा जा सकता है, लेकिन कैसे मारोगे? कैसे पत्थर मारोगे, कैसे डंडे से मारोगे? उस बिच्छू को जो शिवलिंग पर चढ़ा है उसे कैसे उतारोगे? नहीं उतार सकते। अब तो एक बात है, पानी की बौछार डालो, शोर मचाओ, या जो भी करो, उसके आने का इंतजार करो बाहर, और वो आ नहीं रहा है, वो तो बैठ गया है चढ़ करके। इसलिए बड़ी समझदारी, कहने का अर्थ यह मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे धाकड़ पहलवान है सांप्रदायिकता के अखाड़े का, और किसी भी कीमत पे कोई परास्त नहीं कर सकता। आप कितना भी रोना रो लो, आप कितने भी विवरण दे डालो, आप कितने भी उदाहरण दे डालो सौहार्द की, और समरसता की, एकता की, संविधान की, ऐसी की तैसी, कुछ भी होने वाला नहीं है। उस अखाड़े में उसे नहीं पछाड़ सकते। सांप्रदायिकता का मास्टर है वो। कश्मीर में द कश्मीर फाइल का रचयिता है नरेंद्र मोदी। हिंदुओं के, कश्मीरी ब्राह्मणों के पलायन का स्क्रिप्ट राइटर है। कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाना है, कश्मीर में सांप्रदायिकता फैलानी है, कश्मीर को मुद्दा बनाना है, वहां के पंडितों के पलायन को मुद्दा बनाना है। इसके लिए वो पूरे षड्यंत्र को रचने वाला है, रचा था, और इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। अब सोचिए, जिस दिमाग से इतना बड़ा षड्यंत्र निकला हो कि एक प्रदेश से पूरे हिंदुओं को भगाने में मतलब कामयाब हो जाता है, सांप्रदायिकता फैलाने में कामयाब हो जाता है, उस आदमी को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आप पछाड़ सकते हो? वो आदमी आगे चल करके मुख्यमंत्री बनता है। ये डर की राजनीति, हिंदुओं को डराकर राजनीति करो, तो हिंदुओं को डराकर राजनीति करने का नरेंद्र मोदी ने पहला पन्ना लिखा था, वो था द कश्मीर फाइल, जिसमें जगमोहन शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, आरएसएस शामिल था, और जाने अनजाने
बीपी सिंह की सरकार पूरी शामिल थी उस स्क्रिप्ट राइटिंग में, द कश्मीर फाइल की स्क्रिप्ट राइटिंग में, यानी वो प्लेटफॉर्म बनाने में, यानी हिंदुओं के पलायन में, यानी हिंदुओं के पर अत्याचार में सब शामिल थे। जितना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता आगे चल करके। उसी का पारितोषिक मिला, उसे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। वो भी आपातकाल था, वहां भूकंप आया हुआ था, कुछ होने जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो गया 6 महीने में, 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने में चुनाव था, वहां भी वही डर की राजनीति। यहां जम्मू कश्मीर में डर की राजनीति, हिंदुओं को भगा दो, हिंदुओं पर मारकाट मचवाओ, हिंदुओं पर अत्याचार करवाओ, हिंदू डर जाएंगे, फिर हिंदू में एकता होगी, फिर हमको पूरा वोट देंगे। और उनका सीट भी बढ़ा था, 85 सीट से 120 संभवतः, मतलब 30-40 सीट के आसपास वो उनका बढ़ा, इतने कत्लेआम और इतने खतरनाक खेल के बाद। उसका पारितोषिक गुजरात में 6 महीने में कुछ हो नहीं सका। चुनाव होता, नॉर्मली चुनाव होता तो कुछ मिलता नहीं, हार जाती पार्टी, दूसरे की सरकार बनती। नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा, अपने ही हिंदुओं को, देखिए, अपने ही 59 हिंदुओं को जलवा के मार डाला। डर की राजनीति, डरा दिया हिंदुओं को, दंगे करवा दिया, पूरे गुजरात में दंगा फैल गया। और उस दंगे का परिणाम क्या हुआ? दंगे का परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बन गया, सिर्फ हिंदुओं को डरा करके। मारे जाओगे, ऐसे ही जलाए जाओगे, जबकि सारा खेल उसी का था। ऐसा कैसे हो सकता है आप बताओ? 6 महीने बाद चुनाव है और इतनी बड़ी घटना होती है, क्यों होती है? और ये सिर्फ वहां नहीं हुई है, इनके राजनीतिक काल में मैं आपको दसियों ऐसी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं बताऊंगा जो चुनाव के 6 महीने पहले हुई हैं, 3 महीने पहले हुई है, 2 महीने पहले हुई हैं। तो डर की राजनीति करने वाला, सांप्रदायिकता की खतरनाक राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। उनको आप सांप्रदायिकता के अखाड़े में जाकर के पटकने की कोशिश करोगे? नहीं, हरा नहीं सकते। आप पूरी जिंदगी कोशिश कर लो, मैं पूरे देश को यह चैलेंज कर रहा हूं, आप पूरे देश में सौहार्द फैलाते रहो, आप पूरे देश में एक एक घर में जाकर जागरण फैलाओ कि भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होने वाला है और कुछ नहीं होगा। नहीं कर सकते। आप उस मुद्दे पर, उस अखाड़े में आप खड़े नहीं रह सकते। मैंने कहा कि मास्टर माइंड है, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर माइंड है नरेंद्र मोदी, सांप्रदायिकता के अखाड़े के सबसे धाकड़ पहलवान, उनको कभी परास्त नहीं कर सकते। और आज वही बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, आप लोगों से, देश के पत्रकारों से, देश के लोगों से, कि आपको सौहार्द की बात नहीं करनी है। वो तो चाहता है आप सौहार्द की बात करो, वो आतंकवाद की बात करे, वो सांप्रदायिकता की बात करे, वो हिंदू मुसलमान की बात करे। जितना आप क्या कहते हैं अच्छी बात फैलाने की कोशिश करोगे, उतना ही जहर वो फैला देगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। एक ही रास्ता है, उस रास्ते को ही छोड़ दो। हिंदू मुसलमान के एकता की बात ही मत करो, हिंदू मुसलमान की बात ही मत करो, सांप्रदायिकता के मुद्दे की बात ही मत करो। लड़ाने दो, खेलने दो, पहलवानी करने दो। नरेंद्र मोदी को जितना करते हैं करने दो, उस मुद्दे पर मत जाओ। क्योंकि देश की समस्या आज वो नहीं है,
देश की समस्या आज सांप्रदायिकता नहीं है, देश की समस्या आज हिंदू मुसलमान नहीं है, देश की समस्या आज लाउड स्पीकर या हनुमान चालीसा नहीं है। देश की समस्या आज बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है, गरीबी है, किसानों की आत्महत्या है, बिजली पानी रोटी दाल का संकट है। उस पर बात करो, मात्र उस पर बात करो। अगर आप राष्ट्रवादी हो तो भूल के नरेंद्र मोदी के अखाड़े में मत जाओ। वो मास्टर आदमी, मैंने कह दिया कितनी बार एक ही बात को मैं दोहराऊं, वो मास्टर आदमी धाकड़ पहलवान है। जहां से जाओगे उसके अखाड़े में वो मारेगा चित्त, चारों खाने आप चित्त हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। और उस देश में, मैंने अभी कल भी ये बात कही थी, उस देश में, जिस देश में 5 किलो की भीख के लिए लोग अपना वोट बेच देते हैं, उस देश में आप लोगों को समझाने जाओगे और समझा लोगे, सवाल ही नहीं उठता। लोगों को सौहार्द सिखाओगे, लोगों को भूल जाओ, नहीं, उस मुद्दे पर ही मत जाओ, उसको भूल जाओ। जो भी पत्रकार बचे हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है, वो सुन रहे हैं या कैसे भी पहुंचे, तो वो सुन लें। नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर, नरेंद्र मोदी एक धाकड़ पहलवान है सांप्रदायिकता का, डर का। मात्र 44 सैनिकों को मरवा करके पुलवामा में फिर से प्रधानमंत्री बन गया। कोई उम्मीद नहीं थी, पूरा देश खिलाफ हो गया था, जीएसटी में मार दिया था, पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र करके लोगों को देश का भट्ठा बिठा दिया था, लेकिन फिर भी मात्र एक सातिर दाव से 44 अपने सैनिकों को मरवा करके, आरडीएक्स से उड़वा करके और उनकी लाशों पर खड़े होकर हाय तौबा मचा करके फिर से प्रधानमंत्री बन गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उस अखाड़े में नहीं लड़ सकते। अगर आप नेता हो, अगर आप पत्रकार हो, अगर आप राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी हो, मोदी के अखाड़े में जाकर मोदी से नहीं लड़ सकते। मोदी को मोदी के चक्रव्यूह से बाहर लाना पड़ेगा। मोदी जहां मोदी को शिवलिंग से उतारना पड़ेगा, मोदी को उस अखाड़े से बाहर लाना पड़ेगा। और एक ही रास्ता है उसका, मुद्दे की बात। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो नरेंद्र मोदी के पापों का सबक सिखाया जाए, नरेंद्र मोदी के पापों को बाहर लाया जाए, नरेंद्र मोदी के पापों को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो सब कुछ भूल करके आप गरीबी की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, भूखमरी की बात करो, किसानों की आत्महत्या की बात करो, और इन सभी चीजों के लिए अकेले अडानी अंबानी जैसे कुछ गुजराती चोर जिम्मेदार हैं। बैंकों का सारा पैसा लूटा उन्होंने 90% बैंकों का एनपीए अकेले अडानी अंबानी जैसे चोर गुजरातियों के ऊपर है। 90% बैंकों का फ्रॉड करके भागने वाले अकेले चोर गुजराती हैं। 90% अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करके, डिफॉल्ट करने के लिए ही कंपनियां बनाते हैं, अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करके बैंकों का पैसा डुबो देने वाले 90% गुजराती हैं, चोर गुजराती हैं। सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजराती हैं। अडानी अंबानी जैसे चोर गुजराती हैं। 90% बैंकों से लोन
आज लिस्ट जारी कर दें, बैंकों से लोन चोर गुजरातियों ने ले रखा है। 90% ब्लैक मनी आज के दिन में चोर गुजरातियों के पास है। इसी को मैं कह रहा था कि झूठा गुजरातवाद, छद्म गुजरातवाद, कुछ सारे गुजरातियों को भ्रम में डालकर कुछ चोर गुजरातियों के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी देश को लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं। कैसे रोकोगे? इन मुद्दे पर बात करो। आप सोचो, क्या यह गलत है? सोच के दिखाओ। मेरे दोस्त, 1 ग्राम मतलब मैसेज, ड्रग्स का मैसेज किसी के मोबाइल में मिलता है, मैसेज, ड्रग्स फिजिकली नहीं, मैसेज किसी के मोबाइल में मिलता है, वो कई महीने जेल में रहता है। और ड्रग्स का करोड़ों करोड़ हजारों किलो खेप पकड़ी जाती है, वो अडानी अंबानी है। कोई नहीं बोलता, आप भी नहीं बोलते, आप राष्ट्रवादी हो। डेली, प्रतिदिन अगर आपको करना है लाइव, अगर आपको करना है प्राइम टाइम, तो एकमात्र एक मुद्दा ही काफी है, क्योंकि यही देश की बर्बादी का कारण है। यह हजारों किलो, टनों की संख्या में जो हीरोइंस या ड्रग्स भारत में आ रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को खिलाने के लिए, वो जैसा को खिलाने के लिए नहीं आ रहा है। आवाज नहीं उठाते। आप पत्रकार हो, आप आम आदमी हो, तो एकमात्र एक सवाल, देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश की भूखमरी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो चोर अडानी अंबानी जैसे चोर गुजराती हैं। इट्स फैक्ट एंड ट्रूथ, यही सत्य है। मानेगा नहीं? यह है नरेंद्र मोदी की दुखती रग। पांव रख करके देखो, तिलमिला उठेगा, बौखला जाएगा। उस अखाड़े से, वो मंदिर मस्जिद वाले अखाड़े से बाहर निकलेगा, तब आप उसे परास्त कर सकते हो। मेरे दोस्त, एक आदमी का नहीं, पूरे देश का दुश्मन बन चुका है नरेंद्र मोदी, और उसको परास्त करने के लिए यह देश हाथ पैर मार रहा है, भटक रहा है। जहां वो जिस मोड़ पे ले जा रहा है वहां जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं 3 दिनों से 4 दिनों से बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं, एक मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो शादी में गया था, राहुल गांधी तो ये, राहुल गांधी तो, अरे यार, सफाई क्यों दे रहे हो? तुम्हारी सफाई सुनने वाला कौन है और मानने वाला कौन है? ये 4 किलो की, 5 किलो की भीख खाने वाला ये देश तुम्हारी सफाई समझेगा? जो 80 करोड़ भारत की जनता 5 किलो अनाज के लिए अपना ईमान बेच सकती है, वो तुम्हारी बात समझेगी, तुम्हारी सफाई समझेगी? सवाल ही नहीं उठता। ये जनता ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो आपको सामने आकर लड़ना पड़ेगा। आप राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आप राष्ट्रवादी पार्टी अगर समझते हैं कि आप राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे किसी, आप कहीं भी हैं, अगर आप में राष्ट्रवाद है, मोदीवाद नहीं है, अगर आप में राष्ट्रवाद है, तो देश संकट में है।
उसको उबारने के लिए कुछ कीजिए, उसको बचाने के लिए आगे आइए। और उसका तरीका यही है। एकमात्र एक मुद्दा है, एकमात्र एक बात है, एकमात्र एक विजन है, एकमात्र अडानी अंबानी जैसे चोरों पर प्रहार करो, अडानी अंबानी जैसे चोरों को मुद्दा बनाओ, अडानी अंबानी जैसे चोरों को सामने लाओ। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि, और एक और आंकड़ा बताता हूं, 85% भारत के संसाधनों पर अकेले चोर गुजरातियों का कब्जा है। सारे गुजरातियों का नहीं, चोर गुजरातियों का कब्जा है। 90% ब्लैक मनी, अल्टीमेट ओनर ऑफ द ब्लैक मनी चोर गुजराती हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सामने नहीं लाते, लिस्ट सामने नहीं लाते। काला धन भी नहीं ला सकते, अंडरग्राउंड तरीके से ला रहे हैं, अपने यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पार्टी को दिलवा रहे हैं, आरएसएस को दिलवा रहे हैं, अपने दलालों को दिलवा रहे हैं, रामदेव को दिलवा रहे हैं। ब्लैक मनी इस तरह से सेटल की जा रही है। इसीलिए कोई बोल नहीं रहा है, नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? मैं कल भी कहा था मेरे दोस्त, उस देश की जनता, इस देश की जनता, ये भारतवासी अगर 5 किलो भीख के लिए अपनी सोच को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने घर में हुई मौतों को भूल जाते हैं, किसानों की हत्या को भूल जाते हैं, देश की दुर्दशा को भूल जाते हैं, देश में हो रहे अत्याचार को भूल जाते हैं, किसानों की आत्महत्या को भूल सब कुछ भूल जाते हैं, मात्र 5 किलो की भीख के लिए। उस देश के लिए आप क्या कर सकते हो? लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो आज मैं ये सीधे कह रहा हूं मेरे दोस्त, जो 80 करोड़ भीख पर जिंदा रहने को अपना अचीवमेंट समझते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा, उनके साथ भी कुछ नहीं होगा, उनके सहयोग से भी कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप कुछ करने की स्थिति में आ जाओगे, वो खुद ही आपके साथ खड़े हो जाएंगे। They are the just a brainless voter। कोई दिमाग नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अगर कोई दिमाग होता, ज्ञान होता, सोच होती, आज मैं पहले से कह रहा हूं कि 500 लाख लोग मरे कोरोना से। आज WHO भी कह रहा है, आज WHO भी कह रहा है। अब WHO पर कोई केस नहीं हो रहा है। WHO से नहीं पूछा जा रहा है कि झूठ क्यों फैला रहे हो। WHO से नहीं कहा जा रहा है कि कैसे बोल सकते हो। मेरे दोस्त, ये सच। अब WHO कह रहा है तब मान लो, और कोई कहे ना कहे, आपके घरों में कुत्ते की तरह लोग हाफ हाफ करके बिना ऑक्सीजन के मर गए, और आप 5 किलो अनाज पर अपने ईमान को बेच दिया। इसलिए मुझे आज यह कहना पड़ रहा है, आपसे कुछ नहीं होगा, आम जनता कुछ नहीं करेगी। 80 करोड़ वो जनता जो भीख पर जिंदा है, वो कुछ नहीं करेगी। अगर वो ये समझती है, अगर उसको मेरी इस बात से जरा भी वो सोचे कि ये 5 किलो की भीख में जो तुमने वोट दिया, उसकी कीमत आज देश किस तरह चुका रहा है। कल देश गुलाम भी हो सकता है, कल देश पूरी तरह से तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है, देश का वजूद मिल सकता है, मिट सकता है। बचाओ,
अगर बचा सकते हो तो देश को बचाओ, जिम्मेदारियां आपकी हैं। तो यही बात पत्रकारों के लिए भी, मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि हम सवाल उठाते रहे हैं। कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि जब कोरोना का पहला केस आ गया था 31 मार्च में, 31 जनवरी में जब कोरोना केस, पहला केस आ गया था, तो नरेंद्र मोदी 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप क्यों करते रहे और देश में कोरोना को क्यों फैलने दिया? अब जब कोरोना फैलना शुरू हो गया था, तब भी नरेंद्र मोदी 23 मार्च तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाने में लगे रहे, कोरोना से बचाने में नहीं, उपाय ढूंढने में नहीं। और अचानक 24 मार्च को 8 बजे रात तो हमेशा ही आते हैं, वो काल रात्रि होती है, काल समय होता है, तो उस काल समय को आकर के डिक्लेयर कर दिया अनप्लान्ड लॉकडाउन। उसमें भी लोग मरे, भूख से मरे, रास्ते में मरे, घर जाते समय मरे, न जाने कैसे कैसे मरे। ये आपसे ताली बजवाए, आपसे थाली बजवाए, आपसे मूर्खतापूर्ण हरकतें करवाए, इस पर किसी ने केस किया? अरे केस तो छोड़ दिए, इस पर किसी ने सवाल उठाया? इस मुर्दा और मूर्ख जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? इस देश को बचाने की जिम्मेदारी कुछ लोगों को लेनी पड़ेगी, और आम जनता के बल पे नहीं। आम आदमी तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, और वो देखा है मैंने। जब 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग बिक सकते हैं, तो हम उनसे क्या शिकायत करें? किसी विधायक से क्या शिकायत करें? किसी एमपी एमएलए से क्या शिकायत करें? किसी मंत्री से क्या शिकायत करें? किसी मुख्यमंत्री से क्या शिकायत करें? फिर नरेंद्र मोदी से क्या शिकायत करें? फिर देश के इंटेलेक्चुअल या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे क्या शिकायत करें? फिर न्यायपालिका से क्या शिकायत करें? कार्यपालिका से क्या शिकायत, और मीडिया से क्या शिकायत करें? किसी से शिकायत नहीं की जा सकती जब 80 करोड़ देश की जनता अपने आप को बेचती है 5 किलो मुफ्त के अनाज के लिए। खैर मेरे दोस्त, आज का विषय यह नहीं है। आज का विषय यह है कि देश को बचाया कैसे जा सकता है, देश में मुद्दा क्या होना चाहिए। पूरे पत्रकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, पूरे लोग, पूरे राष्ट्रवादी पार्टियां, आप सफाई देने में मत लगिए। मोदी झूठ बोलते हैं, यह साबित करने की जरूरत नहीं है। उनके अपने बयान, मीडिया में दिए हुए बयानों को चला दो तो उसका ही जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। बिजली का कभी कमी नहीं होगा, इतिहास की बात हो गई, बिजली की कमी है। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसानों की आय आधी हो गई। महंगाई दोगुनी हो गई, बहुत हुआ महंगाई की मार, महंगाई हो गई हजारा पार। इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश, आप यह मत समझिए 1947 के बाद इतिहास में, भारतीय इतिहास में जब अंग्रेजों का शासन था, जब मुगलों का शासन था, जब चोरों का शासन था, डचों, पुर्तगालियों जैसे नाविक, चोर नाविकों का शासन था, तब भी भारत इतने संकट काल से नहीं गुजरा था जिसे अमृत काल का नाम दिया जा रहा है। तो मेरे दोस्त,
और जानते हैं आवाज उठाने वालों का क्या हाल होता है। आज सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा, मिर्जापुर का एक पवन जायसवाल करके बेचारा था, जिसने एक आवाज उठाई थी उत्तर प्रदेश में कि नमक रोटी दी जा रही है बच्चों को मिड डे मील्स के नाम पर। वो कल नहीं रहा, कल या आज उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि वो कैंसर का शिकार हुआ। शायद भगवान भी पार्शियल हो चुके हैं, शायद ईश्वर ने भी भस्मासुरों का साथ देने का निर्णय ले लिया है। ऐसा हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लोगों को मैंने देखा आज और कल में, कई लोग ये कह रहे हैं मोदी शांति की अपील नहीं करते। लोगों को शिकायत है कि मोदी शांति की अपील नहीं करते। अब मैं हंसूं या क्या करूं ऐसे लोगों पर, ऐसे बुद्धिमान लोगों पर जो ये कहते हैं कि मोदी शांति की अपील नहीं करते। वो सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया। अरे मूर्ख, अशांति फैलाने वाला मोदी वो शांति की अपील क्यों करेगा? डर की राजनीति करने वाला, सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाला आदमी वो शांति की अपील करेगा। अब ये मांगने वाले भी मूर्ख हैं, अब उनको कैसे समझाएं, भैया तुम क्या मांग रहे हो? अब ये बात यही हो गई कि भेड़िए के सामने जान की भीख मांगने जा रहे हैं। वो तो खा ही जाएगा, वो थोड़ी छोड़ेगा। तो मेरे दोस्त, अजान, लाउड स्पीकर और इन सब लटकों झटकों में मत पड़ें। पूरे देश के पत्रकारों से, पूरे देश के बुद्धिजीवी पत्रकारों से, पूरे देश के राष्ट्रवादी लोगों से मेरी विनती है कि वो नरेंद्र मोदी के झूठ और नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के मुद्दों पर कोई बहस ना करें, कोई डिबेट ना करें, चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह का वो सांप्रदायिक मुद्दा हो, होने दो। एक घटना होगी, ठीक है, मोदी कहीं दंगा करवा देंगे, उस दंगे पर आप बात ही मत करो, करवा देने दो। कुछ लोग मरते हैं, मर जाने दो। आप न्याय की बात करने जाओगे, उसका फायदा मोदी उठाएंगे, उसका वो नया रंग देने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के अत्याचारों को आप भूल जाओ। अगर मोदी कहीं सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, उनका आईटी सेल दंगे फैलाने का काम करता है, उनका अगर मोदी उस अखाड़े में धमा चौकड़ी करते हो तो आप दूसरे अखाड़े में करो। वो मजबूर हो जाएगा आपके अखाड़े में आने के लिए। आप गरीबी और बेरोजगारी वाली बात करो, आप अडानी और अंबानी की बात करो, देश को लूटने वाले की बात करो, देश को लूट करके अरबपति बनने वाले की बात करो। हाँ सुनो, हाँ हाँ ओके ना भाग रहा। तो मेरे दोस्तों, आप ने अभी तक अगर कोई आपसे जो मैं कहना चाहता था, पत्रकारों से जो कहना चाहता था, देशवासियों से, देशवासी के जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, देश को गंभीर संकट में देख रहे हैं, बचाने के बारे में सोच रहे हैं, उनसे जो मैं कहना चाहता था वो कह चुका हूं। और आपकी कुछ सवाल अगर आए हुए हैं
धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आपने जो भी सवाल खड़ा किया है, आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं, भाजपा का नया भारत, सलीम भाई कह रहे हैं भाजपा का नया भारत, जहां 7 साल में देशवासियों ने देश की नागरिकता छोड़ दी, मतलब 8 लाख लोगों ये छोटी बात है, 350 लोग प्रतिदिन देश छोड़ रहे हैं। भाजपा, अब देश छोड़ने वाले पर बात कर रहा हूं। एक भाई ने लिखा है 350, बिल्कुल सही लिखा है, 8.5 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं, ये भी बात सही है। और 350 लोग पर डे देश छोड़ रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो देश छोड़ रहे हैं उनको देखो, वो कौन है? 90% इसमें गुजराती देश छोड़ रहे हैं। और वो देश नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें माइग्रेट करके दूसरे देशों में बसाया जा रहा है ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए। इस पर रिसर्च कीजिए, आपको सच सामने मिलेगा, दिखाई देगा। मेरे दोस्त, तो आज मैं समझता हूं मैं आप लोगों के बीच 1 घंटे से ज्यादा आपका समय ले चुका हूं, और आपने अपनी कोशिश से जितनी दूर तक इसे पहुंचा सकते थे पहुंचाए, जितने लोग जुड़ सकते थे जुड़े। लेकिन यह मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे वीडियो को स्लो डाउन किया जा रहा है, शट डाउन किया जा रहा है, मेरे वीडियो को रोका जा रहा है स्प्रेड होने से। और इसमें सीधे सीधे फेसबुक, सोशल मीडिया जिम्मेदार है, सोशल मीडिया के लोग नहीं, मतलब फेसबुक जिम्मेदार है, मोदी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं मेरे दोस्त, यह आरोप एनडीटीवी सीधे लगा चुका है कि उसके लाइव को, उसके पेज को, उसके न्यूज को स्लो डाउन किया जाता है, फैलने नहीं दिया जाता, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता। उसी तरह से मेरे लाइव के साथ भी हो रहा है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और मुझे अपने श्रोताओं पर भरोसा है कि वो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।